कहानी की शुरुआत में हम एक शॉपिंग मॉल को देखते हैं जिसके अंदर एक लड़का काउंटर पर बैठा वीडियो गेम खेल रहा था कि तभी अचानक से वहीं पर कुछ लड़के आते सैम को मारने के साथ साथ धमकी भी देने लगते हैं क्योंकि उनका मिशन ही सैम के पास मौजूद सभी पैसों को लूटना था जो इस काम को कर भी अच्छे तरीके से रहे थे। कि तभी हम वहीं पर एक अब्दुल नाम की लड़की को देखते हैं जो खाने का एक बॉक्स लेते ही सैम को पैसे काटने का कहती है, जो इन लड़कों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि ये क्या करने वाले हैं। और ऊपर से अब्दुल के पास पैसे भी बहुत ज्यादा था जिन्हें देखकर चारों के होश ही उड़ जाते हैं। और उसी टाइम पर अब्दुल के गले पर चाकू रखना भी इन्हें महंगा पड़ जाता है, जो नहीं जानते थे कि ये एक प्राइवेट बॉडीगार्ड है जिसने अब शॉप के अंदर इन लड़कों को मार मार कर अधमरा कर दिया था। जिसे देखकर सैम तो बस हैरान ही था क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं जानता था कि एक लड़की लड़ाई में इतनी माहिर हो सकती है। जिससे सामान लेने के बाद अब ये खुद भी घर की तरफ रवाना हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ हमें बैलेरिना डांस देखने को मिलता है जिसे करने से एक लड़की बहुत ही बुरी तरह डर रही थी, जैसे उसे किसी ने डरा रखा और उसी वजह से ही डांस करने के दौरान नीचे गिरते जख्मी हो जाती है, जिसकी खबर अब्दुल को बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि मेन कोई और नहीं बल्कि इसी की अपनी दोस्त थी जो खाने के दौरान फोन करते ही अब्दुल को अपने पास बुला लेती है। जिसकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा डरी हुई हो। और अब्दुल खुद भी मीन की बातों को सुनने के बाद घर से बाहर निकलते बाइक में बैठकर रवाना हो जाते हैं। और उसने तो रास्ते में पीने के लिए भी कुछ खरीद लिया था ताकि दोनों एक साथ अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड कर सकें। लेकिन वो ये बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि मेरी दोस्त किस लिए मुझे बुला रही है, जो घर में पहुंचने के बाद डोर भी बिल्कुल नहीं खोल रही थी जिसका पासवर्ड जानने की वजह से अब्दुल उसे खोलते ही अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन किसी के न आने पर उसकी परेशानी में और भी इजाफा हो जाता है क्योंकि मेन का कहीं पर भी नामो निशान नहीं था, जिसे देखने के चक्कर में एक रूम के अंदर जाने पर अब्दुल को सिर्फ एक बॉक्स ही मिलता है जिसमें बैलेरिना शोज होने के साथ साथ पेपर पर एक नोट लिखा हुआ था कि तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। जिसके अब्दुल को पहले तो बिल्कुल भी समझ नहीं आते क्योंकि वो नहीं जानते थे कि मुझे कैसा बदला लेना चाहिए। और इसी बिना पर मीन को फोन करने की भी कोशिश करती है लेकिन काम नहीं बनता क्योंकि उसका अपना फोन भी घर के अंदर मौजूद था, जिसे चेक करने के लिए बाथ में जाने पर उसके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि मैन ने वहीं पर खुद की जान ले ली थी। जिस सदमे को बर्दाश्त कर पाना अब्दुल के लिए भी बहुत मुश्किल था क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ वही एक लड़की अब्दुल की दोस्त थी जिसकी पुरानी यादें बस बाकी रह चुकी थी। जहाँ पर दोनों एक साथ मॉल में जाते ही सामान खरीदने लगते हैं ताकि अब्दुल का बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था जिसकी वजह से पेपर पर लिखा शेफ चोई का एड्रेस देखते ही बाइक में बैठकर घर पहुंच जाती है, जहाँ पर वो जान पाते हैं कि चोई एक रेस्टोरेंट का मालिक है। जहाँ पर अब्दुल कुछ ऑर्डर करने की भी कोशिश करती है लेकिन काम नहीं बनता क्योंकि वो किसी भी हाल में अपनी दोस्त का बदला लेना चाहती थी, जिनसे कुछ रिस्पांस न मिलने पर उसी की याद में खो जाती है जो कि बहुत ही अच्छी लड़की थी। लेकिन सैम उसी टाइम पर मीन के फोन से कॉल सुनते अब्दुल को भी हर चीज का पता चल जाता है, जिसे एक आदमी ब्लैकमेल करते है जेनसम ब्रिज के ऊपर आने का कहता है ताकि दोनों एक साथ बातें कर सके। और जो खुद भी उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद बिना टाइम उसके ब्रिज पर पहुंच जाती है, जहाँ पर चोई खुद भी पहुंच चुका था क्योंकि उसका काम है ड्रग्स को डिलीवर करना था, जिसे करने के लिए उसके अपने पास भी एक टीम मौजूद थी। लेकिन असल में वो सिर्फ मीन के साथ मिलने के लिए आया हुआ था, जिसे फोन पर वो कॉल भी करता है लेकिन अब्दुल उसे कोई भी जवाब नहीं देती, जिसका मिशन भी बस चोई के घर तक पहुंचना था, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का पीछा करते आखिर में घर तक भी पहुंच जाती है क्योंकि वो जानना चाहते थे कि ये आदमी मीन का क्या लगता है और उसके साथ चोई का क्या रिलेशनशिप है। जिसकी वजह से सुबह आने के बाद चोई के जाता ही अब्दुल पहले से ही एक शॉप पर मौजूद थे ताकि अंदर जा सके। वो खुद भी चोई को जाता देखने के बाद घर में जाने के बाद अपनी महारत से डोर ओपन करते अंदर पहुंच जाती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा होने के साथ साथ खूबसूरत घर था जिसमें अब्दुल ने एक वॉइस रिकॉर्डर भी लगा दिया था ताकि चोई की बातें सुन सके। लेकिन जल्दी अंदर जाने के बाद उसे वहीं पर एक अलमारी में कुछ टॉर्चर करने का अजीब और गरीब सामान नजर आता है, जिसे देखने के बाद वो पहले तो बस हैरान थी लेकिन जल्द नीचे उसे बहुत ही ड्रेस भी देखने को मिलती हैं जिन पर एक एक लड़की का नाम लिखा हुआ था। और जो भी बस मीन वाली ड्राइव लेकर मोबाइल में लगाकर देखने लगती है, जिससे हमें मालूम हो जाता है कि चोई एक बहुत ही बुरा इंसान था जिसका काम ही मासूम लड़कियों को पकड़ने के बाद उन्हें टॉर्चर करना था, जिसने मीन के अपने साथ भी कुछ ऐसा ही किया था क्योंकि वीडियो में हर चीज वाज़ेह तौर पर मौजूद थी, जिन्हें होश में आने के बाद चोई दिखाता ही ब्लैकमेल करता था, जिससे अब जो खुद भी बहुत गुस्से में आ जाते जो जरा भी नहीं जानते थे कि एक आदमी लड़कियों के साथ ऐसा भी कर सकता है। और अब उसने खुद भी ठान लिया था कि मैं अपने दोस्त का बदला लेकर आऊंगी, जिसकी वजह से रात होते ही घर में जाने के बाद चोई की वॉइस सुनने लगती है, जिससे उसे इतना तो मालूम ही हो जाता है कि चोई सुबह एक पब में जाने वाला है, जिसके अंदर जाने के लिए अब जो खुद भी मीन के रूम में जाने के बाद कपड़े पहनकर पब में पहुंच जाती है, जिसका मकसद है चोई की अट्रैक्शन हासिल करना था। और उसमें कामयाब भी हो जाते हैं क्योंकि चोई उसे भी अपनी बातों के साथ इंप्रेस करने में लग चुका था, जो खुद भी ऐसा ही चाहते थे। लेकिन जल्दी दोनों पार्टी से बाहर निकलकर एक होटल में पहुंच जाते हैं ताकि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, जिसके लिए चोई तो बहुत ही एक्साइटेड था। और दोनों होटल में जाने के बाद प्राइवेट रूम लेते ही उसी के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसने अब्दुल को पीने के लिए एक मेडिसिन वाली बियर भी पिला दी थी ताकि वो बेहोश हो जाए और खुद अपने चेहरे पर मास्क
मास्क पहनते ही ओक्जो के पास पहुंच जाता है, क्योंकि इसका तो काम ही लड़कियों को टॉर्चर करना था, जिसमें माहिर होने पर वो ओक्जो के साथ भी शुरू हो जाता है। लेकिन अब इसका भी बुरा टाइम शुरू हो चुका था, जो उसी वक्त होश में आने के बाद चाकू निकालते ही लड़ाई शुरू कर देती है, जिनकी ये फाइट भी बस देखने के लायक थे। और इसी बीच ओक्जो ने उसे जख्मी भी बहुत कर दिया था, लेकिन रुकने वाला वो भी नहीं था, जिसे आखिर में मारने के लिए ओक्जो उसी वक्त चाकू चेहरे में घुसा देते और पूरी तरह भी मारने ही वाली थी कि उसी टाइम पर एक लड़का आते ओक्जो को गोली मार देता है, जिससे बचकर ये जो ही बाहर निकलती है तो एक और भी उसके सामने पहुंच जाता है। लेकिन उसी वक्त एक लड़की बीच में आते ओक्जो की जान बचा लेती है, जिसके बाद दोनों एक साथ चोई की गाड़ी लेकर वहां से भाग जाती हैं। जबकि दूसरी तरफ अब चोई भी होश में आने के बाद अपनी पूरी टीम को सामने देखते बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसका अपना भी बॉस वहीं पर मौजूद था। और ये सभी के सभी चोई की लड़कियों वाली हरकत से भी बहुत गुस्सा थे, जहाँ पर बॉस तो उसे टॉर्चर भी करने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम अपने काम में किसी लड़की को नुकसान पहुंचाएं। लेकिन आखिर में फिर भी उसे मारने का कहता है, क्योंकि अब ओक्जो इनके सारे प्लान के बारे में जान चुकी थी, जिसकी हर बात को वो एक होटल में बैठकर लड़की को भी बता देती है ताकि उसे भी मालूम हो सके। लेकिन वो पहले से ही ओक्जो के इंतजार में थी, जिसे मीन ने पहले से ही बता दिया था कि मेरी एक दोस्त जरूर आएगी, और वो इसी वजह से अपनी एक और दोस्त के पास भी पहुंच जाती है, जो एक शार्प शूटर थी। और ओक्जो भी उसके साथ मिलने के बाद कुछ हथियार का मुतालबा करती है ताकि चोई की टीम के साथ लड़ सके, जिसे यहाँ खुद भी एक और कपल के पास भेज देती है, जिनका काम बस हथियारों को सेल करना। और ओक्जो खुद भी उनके साथ मिलने के बाद कुछ काम के हथियार खरीद लेती है, जो सभी के सभी थे तो जैम, लेकिन फिर भी ओक्जो उन्हें लेकर घर में पहुंच जाती है, जो ऑयल लगाने के बाद सेट भी हो जाते हैं, जिसके साथ साथ अब लड़की खुद भी आने का कहती है। लेकिन ओक्जो को उसमें अपनी दोस्त मीन नजर आती थी, जिसकी वजह से घर के अंदर ही रुकने का कहती है। लेकिन शॉप पर जाने के बाद सारा का सारा सेटअप ही चेंज हो जाता है, जिसके साथ वापस आने के बाद लड़की फाइट भी करने लगते हैं। लेकिन ओक्जो उन्हें मारकर घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन उन लड़कों ने अब उस छोटी लड़की को भी पकड़ लिया था, और वो उसे टॉर्चर करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते, जिसके ऊपर अब चोई तो सबसे ज्यादा गुस्सा निकालता है, क्योंकि लड़की उन्हें बिल्कुल भी ओक्जो के बारे में नहीं बता रही थी, जिनके पास कुछ टाइम गुजारते। अब ओक्जो खुद भी पहुंच चुकी थी और बिना टाइम वेस्ट किए अपने सामने आने वाले सभी लोगों को मारते जा रही थी। और इसी के साथ आखिर में पहुंच भी ड्राउज लेबोरेटरी के अंदर जाती है, जहाँ पर सभी अपने काम में मसरूफ थे। लेकिन ओक्जो भी किसी की परवाह किए बगैर सामने आने के बाद बॉस को वहीं पर ही शूट कर देती है, जिसके बाद सभी को मारने भी लगती है। लेकिन बुलेट्स खत्म होने की वजह से उनकी फाइट शुरू हो जाती है, जो कि बहुत ही कमाल की थी, और ऊपर से बस लड़ाई भी देखने के काबिल थी, जिसमें सभी को मारने के बाद अब ओक्जो आखिरी को वीर खिलाकर मार देती है। और आगे जाते उसे लड़की भी मिल ही जाती है, लेकिन उसका भी बहुत बुरा हाल था, जिसे एक आदमी को अपने साथ ले जाता देखते है ओक्जो बहुत गुस्से में आ जाती है, और जो ही उसे मारने लगती है तो अचानक से चोई ने उसे आकर गन मार दी, और उसने तो अपने साथी को भी मार दिया था ताकि मेरे बारे में किसी को भी पता ना चले। जिसके बाद बारी थी ओक्जो की, लेकिन उसी टाइम पर अब लड़की जागने के बाद चोई पर शूट कर देती है, जिसके साथ साथ ओक्जो भी मौका देकर चोई को शूट कर देती है। और अब कहानी के आखिर में ओक्जो भी चोई को अपने साथ लेकर बीच में पहुंच जाती है, और वो खुद भी जान चुका था कि मैं नहीं बचने वाला, जिसकी वजह से माफी मांगने की भी कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं बनता, क्योंकि ओक्जो अपने दोस्त को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में थे। और आखिर में ओक्जो खुद भी उसे फायर लगाते वहीं पर जला देते हैं। और अब बारी थी इस पूरे सिस्टम को खत्म करने की, जिसकी वजह से चोई के घर में जाने के बाद सारी ड्राइव लेते ही एक डायरी उठाकर गैंगस्टर को मारने के लिए निकल पड़ती है, ताकि आज के बाद कोई भी दूसरा लड़कियों के साथ ऐसा काम करने के बारे में सोच भी ना सके। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।